जय सिंह दोस्तों। जैसा कि हम सब लोग आज एक विशेष प्रोग्राम में हैं जिसको हम लोग कोर मीटिंग के नाम से जानते हैं। आज विशेष चर्चा भी होने वाली है। 9:05 हो गए और हम सबको पता है कि 9:05 में हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का प्रोग्राम आप सब लोगों के सहयोग से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और एक बार आप सब लोगों का वेलकम करते हुए सबसे पहले सुविधा के लिए मैं एक बार थोड़ा आपकी माइक को म्यूट कर रहा हूं और अपने लास्ट में फिर इसके ऊपर बातचीत करेंगे। चलिए एक बार अपनी बातचीत शुरू करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कोर मीटिंग में। और एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दूं कि अपना साप्ताहिक एक प्रोग्राम चलता है जिसमें बुधवार को रात के 9 बजे हम सब लोग कोर मीटिंग करते हैं। इसमें कुछ हमारे खास साथी ही इन्वॉल्व होते हैं और ऐसा जैसा कि पिछले सप्ताह में हम लोगों ने 2500 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर वाले सारे साथियों को इनमें आमंत्रित किया था। लेकिन आज वाली मीटिंग में हम लोगों ने 1500 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर जो लोग भी अभी तक कर चुके हैं पिछले मार्च महीने तक या अप्रैल महीने तक, उन सब लोगों को हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। इसके पीछे कारण ये है कि हम चाहते हैं कि वैसे साथी भी हमारे साथ आए जो अभी पूरी तरह से 2500 बिजनेस वॉल्यूम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 1500 बिजनेस वॉल्यूम तक अपने आप को कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे फिर ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनको आगे की तरफ लेके चलें और उनसे 2500 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने का करने के लिए प्रोत्साहित करें हम लोग उनको। तो इसलिए आज बहुत सारे साथी ऐसे भी शामिल होंगे जो 1500 बिजनेस वॉल्यूम भी करके आज के इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो ये हमारे आज के प्रोग्राम की विशेषता है कि हम सिर्फ कोर को ही आज इनवाइट करते हैं और उन्हीं के बीच में हम लोग बातचीत करते हैं। और दो और प्रोग्राम है जिसके बारे में बार बार आप लोगों से बताया गया है, लेकिन फिर भी आज मैं एक बार बताना चाहूंगा। शनिवार को हम सब लोग रात के 9 बजे प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। अपनी कंपनी में कौन कौन से नए प्रोडक्ट आ गए और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी हमें खास जरूरत है और जिनके उपयोग से या जिनको प्रमोट करने से हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। संडे की मीटिंग जो होती है बहुत खास होती है क्योंकि वो सिस्टम की मीटिंग होती है। उस दिन हम सब लोग मार्केटिंग प्लान के ऊपर चर्चा करते हैं जो हमारे नए साथियों के लिए और जो भी हमारे गेस्ट हैं जो अभी तक आरसीएम सिस्टम को नहीं ज्वाइन किए उनके लिए वो प्रोग्राम बहुत ही मददगार होता है। तो आज की इस प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले चलिए बात को शुरू करने के पहले हम लोग एक बार उद्देश्य की चर्चा करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि हमारा इस प्रोग्राम के करने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और उस उद्देश्य को लेके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये उद्देश्य क्या है, इसकी थोड़ी चर्चा हम लोग करें। आप ऊपर स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब परिवर्तन की बात हम लोग करते हैं। आज की मीटिंग का मकसद ही है परिवर्तन। परिवर्तन किस चीज का? सबसे पहली बात है कि हम जिस टीम का निर्माण करते हैं, जो नेटवर्क हम बनाते हैं, उस नेटवर्क में जो भी हमारे साथी शामिल हैं वो एक आम डिस्ट्रीब्यूटर की तरह है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इस सिस्टम में जब पहली बार आता है तो एक आम डिस्ट्रीब्यूटर होता है। उसके सामने कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई डिसिप्लिन या बहुत बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है और वो स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर होता है। हालांकि जो भी नेटवर्क बिजनेस में ज्वाइन करते हैं वो सब इंडिपेंडेंट ही होते हैं, सारे के सारे स्वतंत्र होते हैं और वो अपनी मर्जी से ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हर ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन होती है, एक संस्था बनती है और वो डिसिप्लिन और संस्था की वजह से ही वो सिस्टम आगे बढ़ता है। तो आज हम सब लोग भी एक डिसिप्लिन में इस बिजनेस को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला जो मकसद है कि ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अपने टीम का परिवर्तन। परिवर्तन किस तरह से? आम डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो जनरल डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्हें हम कोर में शामिल करवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमारे सपने बड़े हैं, हमारे गोल बड़े हैं, तो हमें जनरल जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनमें परिवर्तन लाना ही पड़ेगा और उनको कोर की कैटेगरी में लाना होगा। कोर के बारे में आप सब लोग जान चुके हैं कि मिनिमम 2500 बिजनेस वॉल्यूम करने से ही वो कोर का एक क्वालिफिकेशन पार कर जाएंगे। अगर कोई 1500 बिजनेस वॉल्यूम भी अगर मेंटेन करते हैं तो उसको हम प्री कोर की दर्जा दे सकते हैं कि भाई कोर के पहले का स्टेज।
और उनको हम धीरे धीरे करके हम कोर के स्टेज पे लेके आएंगे। तो ये हमारा पहला परिवर्तन का लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है कि अगर हम कोर के कैटेगरी में अगर उनको हम ला पाते हैं, अगर हम उनको कोर के रूप में परिवर्तित कर पाते हैं, तो अगला कदम हमारा होता है वो होता है लीडरशिप। क्योंकि लीडरशिप के बिना आप कभी भी अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप जब तक अपने टीम को लीड नहीं कर पाएंगे, तब तक आप टीम से बड़ी बिजनेस नहीं निकाल पाएंगे। तो कोर बनने के साथ ही आपकी फिर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करने का काम शुरू हो जाता है, जो कि इसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होगा। बहुत जल्द लीडरशिप की अलग से ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे आप लीडरशिप की क्वालिटी हासिल करते हैं, उसके बाद ही आपके साथ पिन अचीवमेंट का सिलसिला चालू हो जाता है। फिर आप छोटे छोटे वाइटल पिन लेते हैं, धीरे धीरे उस वाइटल पिन को आप बड़ा करते जाते हैं, और फिर जाके आप उसमें रॉयल्टी और टेक्निकल तक की पिनों को आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो जैसे लीडरशिप आगे बढ़ती है तो पिन अचीवमेंट आती है, और जब आपकी पिन अचीवमेंट आने शुरू हो जाते हैं, तब आपके पास एक्सपीरियंस आना चालू हो जाता है, आपके तजुर्बे आने चालू हो जाते हैं, और उसके वजह से आप अपनी टीम का पिन अचीव करवाते हैं, यानी कि अचीवमेंट मेकर बन जाते हैं। आप दूसरे को अचीवर बना सकते हैं। और ये क्वालिटी आप में जब आनी चालू हो जाती है, उसके बाद आपके लिए आपका वो एक एरिया, वो छोटा सा क्षेत्र, वो कार्य क्षेत्र नहीं रहता, बल्कि आप पूरे हिंदुस्तान में आप मजबूत से मजबूत नेटवर्क आप बना सकते हैं, और अपने नेटवर्क के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप उसमें अचीव करवा सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो होगी, ये इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसकी अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये सारी के सारे ट्रेनिंग और आगे के कार्यक्रम हम लोग संचालित करते रहेंगे। तो चलिए आज की बात की शुरुआत करते हैं। ये हमारा उद्देश्य था जिसको हम लोगों ने अभी आपके सामने रखा। लेकिन आज का जो मुख्य बात हमारा है, उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए, कोर टीम की बार बार आपके सामने चर्चा होती है, लेकिन एक बार मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि आखिर कोर टीम होता क्या है, कोर की क्या डिफिनेशन है, कैसे हम माने कि ये कोर टीम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोर टीम एक ऐसी टीम होती है जिसमें एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, एक काम करने का अपना एक सिस्टम होता है, कार्य प्रणाली होती है, और ये टीम हमेशा टीम के हित में काम करती है। और टीम के हित में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी कि अपने भीतर की जो सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, वो निकाल के हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, आप सब लोगों को पता होगा कि जो भी एक हमारे देश की व्यवस्था है, अगर हम लोग पार्लियामेंट्री व्यवस्था में अगर देखें, तो आप सब लोगों को पता होगा कि एक टीम वहां काम करती है, जिस टीम में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और बहुत सारे मंत्री होते हैं जो सारी व्यवस्थाओं को देखने का काम करते हैं। लेकिन आपने कभी सुना होगा कि कैबिनेट मंत्री होती है, एक कैबिनेट का एक गठन होता है जिसमें कुछ खास मंत्री ही होते हैं। और जब भी देश की कोई बड़ी समस्याओं के ऊपर चर्चा होती है, या जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेने की बात होती है, तो पूरी मंत्री की समूह नहीं बैठती, उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री के लोग ही बैठते हैं, जो बहुत ज्यादा कमिटेड होते हैं, और हमेशा वो देश को लेके या टीम को लेके काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी तरह से हर संस्था में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी एक टीम होती है जिसका उद्देश्य होता है कि हमें उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, या उस टीम के उद्देश्य को आगे बढ़ाना। तो आपके टीम में भी ऐसे जितने भी लोग होंगे जो टीम की भावना से काम करेंगे, जो टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप आराम से उनको पहचान सकते हैं कि ये कोर व्यक्ति है, और इसको हमें अपने कोर टीम में शामिल करना चाहिए। जिससे क्या होता है, अगर कोर टीम की संख्या आपके साथ ज्यादा माने अधिक संख्या अगर आ गई, कोर टीम के लोग ज्यादा आपके साथ हैं, तो आप अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में बहुत आसानी आपको हासिल होगी, और कोई भी बड़े से बड़ा लक्ष्य आप बनाते हैं उसको आप सहज रूप से हासिल कर पाएंगे, क्योंकि कोर टीम से काम करना सहज हो जाता है। दूसरी चीज है कि अगर कोर की पूरी पहचान अगर हमें करनी है, तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। हेलो। हाँ, आदित्य तो है, आपको बात करना है क्या उनसे? हाँ, बात। तो कोर की पहचान जो हमें करनी है वो है, इसके जो चार वर्ड है CORE, अगर इसकी डिफिनेशन अगर आप देखें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कोर का मतलब सही मीनिंग क्या होता है, कोर का मतलब क्या होता है। अगर सी की बात करें तो कमिटमेंट या कमिटेड, एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से समर्पित है, यानी कि अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी टीम के हित के प्रति और सिस्टम के प्रति
जो भी व्यक्ति आपकी टीम में ऐसे कार्यकलाप के लोग मिलेंगे या ऐसी भावना जिनके अंदर होगी, जो टीम के प्रति समर्पित होंगे और टीम के लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार होंगे, आप समझ सकते हैं कि वो आपके लिए कोर पर्सन है और आप उनके बलबूते अपनी बड़ी से बड़ी गोल और बड़े से बड़े टारगेट को भी पूरा कर सकते हैं। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठित होके यानी कि प्लानिंग वे में योजनाबद्ध तरीके से जो काम करते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही खास होते हैं। तो ओ का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है वो कोर कहलाता है। और इसका तीसरा जो वर्ड होता है वो वर्ड होता है आर, यानी कि रिलेशनशिप। जो भी व्यक्ति अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ एक मधुर संबंध बना करके, एक बहुत ही रचनात्मक और सकारात्मक संबंध बना के काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे लोगों को भी आप कोर मान सकते हैं। और ई से होता है इंथुजियास्टिक, यानी कि उत्साही व्यक्ति। आप सबको पता है कि अगर दुनिया में कोई भी बड़ी से बड़ी कामयाबी आज हासिल हुई है तो उसके लिए उत्साह का होना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति आपकी टीम में उत्साही हैं, आप देखेंगे कि उत्साह ऐसा एक गुण है जो कभी आपके टीम में बिगड़ता हुआ काम को भी बनाने का वो आसान काम कर देता है। और उसके उत्साह की वजह से बहुत सारी चीजें आसानी से चुटकी बजाते हल हो जाती है। ऐसे लोगों की वजह से दूसरे लोग भी जो नेगेटिव होते हैं या फिर जो सुस्त होते हैं, उनके भीतर भी एक बहुत बड़ा उत्साह का संचारण होता है। तो ऐसे लोग आपके कोड के रूप में जाने जाते हैं। तो ये कोड, इस तरह के गुण जिनके भी भीतर आपके पाया जाता है, वो सारे के सारे आपके कोड हैं। उनको जरूर से जरूर अपने टीम में शामिल करिए ताकि आप अपने बड़े से बड़े कामयाबी को हासिल कर सके। अब हम आज की जो विशेष चर्चा हम लोग करना चाह रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग डिस्कशन करते हैं। आपके स्लाइड में एक रिपोर्ट दिख रहा होगा, इसमें फिक्की का नाम आया है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि फिक्की क्या चीज होती है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। फिक्की अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। यानी कि फिक्की इंडिया की एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश की जो वाणिज्य व्यवस्था है, जो इंडस्ट्री होती है, उन सबका फेडरेशन का एक काम करती है। और इनका मुख्य काम होता है रिसर्च करना या एनालिसिस करना। हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है या हमारे देश की जो व्यापार व्यवस्था है, वो आने वाले दिनों में किस तरह से आगे बढ़ने वाली है, इसकी वो पूरी तरह से छानबीन करते हैं, इसके रिपोर्ट को तैयार करते हैं। और इसके रिपोर्ट के आधार पे ही हमारे देश की सरकारें या हमारे देश की जो इंडस्ट्री होती है या व्यवसाय होता है, वो अपना कदम आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये रिपोर्ट इनका बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इनका रिपोर्ट बहुत ही जेन्युइन होता है। वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इनको निकालते हैं और उसके आधार पे आगे की सारी व्यवस्थाएं चलती है। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फिक्की है, इसने एक रिपोर्ट दिया है और वो रिपोर्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। इनका कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक भारत में लगभग 64,500 करोड़ का टर्नओवर करने लग जाएगी। अब ये एक मैसेज है जो आपको समझने की जरूरत है कि आज के वर्तमान में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में काम कर रही है, वो मात्र 7,200 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास देखें तो करीबन हिंदुस्तान में 20 से 25 साल का इतिहास इसका हो चुका है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास हमारे हिंदुस्तान में 20 साल से ऊपर हो चुका है, यानी कि हमारी कंपनी को ही 20 साल हो चुका है। तो अब आप सोच के देखें कि 20 साल में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मात्र 7,200 करोड़ का टर्नओवर अभी कर पा रही है। अब फिक्की की रिपोर्ट ये कहती है कि अगले 4 साल में, यानी कि 2021 में हम हैं, अगले 4 साल में ये फिक्की का रिपोर्ट कहता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का टर्नओवर करेगा। अगर ये 64,500 करोड़ का टर्नओवर करता है, इसके वजह से बहुत सारे यानी कि करोड़ों लोगों के घरों में रोजगार जाने वाली है, बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन होने वाला है। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छी खबर है और इस खबर को आप सब लोगों को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट हमें बताता है कि हम जिस संस्था में हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आने वाले दिनों में उसकी बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है और इसके वजह से हिंदुस्तान का चेहरा बदलने वाला, यानी कि हिंदुस्तान की जो बेरोजगारी है, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब ये तो रिपोर्ट हो गई पॉजिटिव, लेकिन अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरा रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। ये बहुत ही सोचनीय है और ये रिपोर्ट है कि इस रिपोर्ट के बावजूद भी 60 से 70% लोग जो नेटवर्क बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और करने के बाद छोड़ देते हैं। अब देखिए, ये रिपोर्ट अपने आप में थोड़ी नेगेटिव है, लेकिन ये हमें एक सोचने पे मजबूर करती है कि जब इतनी अच्छी
फिक्की की रिपोर्ट के आधार पे अगर हम देखें तो इतनी अच्छी रिपोर्ट जब है जो हमें उत्साह भरती है और हमें आने वाले समय के लिए बहुत ही प्रोत्साहित करती है, फिर ऐसा क्या कारण होता है कि लोग इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद 60 से 70% की संख्या में लोग छोड़ देते हैं। यानी कि अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो उसमें बामुश्किल से 25 से 30 लोग ही इस सिस्टम में रह पाते हैं और बाकी 60 से 70% लोग इस सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं। या तो छोड़ के चले जाते हैं या फिर वो काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि खुद की अपनी 100-200 को परचेज करते हैं और फिर इस बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित या मोटिवेटेड नहीं होते। और मुझे पता है कि आप सब लोगों के टीम में भी इस तरह की परिस्थितियां हैं। आपकी टीम में भी आपने जितनी ज्वाइनिंग करवाई है, उन सारे ज्वाइनिंग के अनुपात में अगर देखें तो मात्र 20 से 25 या 30% लोग ही आपके साथ काम कर रहे हैं। बाकी 60 से 70% लोग या तो इस बिजनेस को छोड़ चुके हैं, वो पूरी तरह से अपनी परचेज भी बंद कर चुके हैं, या फिर सिर्फ अपनी परचेज करते हैं और किसी भी तरह के नेटवर्क में उनका सहयोग या सहभागिता नहीं है। अगर ऐसा है तो एक बार हमें इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर एक मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये क्यों होता है, और अगर ये होता है तो इसको कैसे संभाला जा सकता है, कैसे इस पे हम लोग मेहनत कर सकते हैं, कैसे इस पे काम कर सकते हैं कि ये संख्या जो आज 60 से 70% की है, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं, इस संख्या को हम धीरे धीरे कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम इन संख्या को कम नहीं करेंगे, इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक हम बड़ी अचीवमेंट नहीं ले सकते हैं। क्योंकि हम तो जितने लोगों को ज्वाइन करवा के लाएंगे वो सारे के सारे लोग इस रेशियो से छोड़ते चले जाएंगे या फिर इनएक्टिव होते चले जाएंगे। तो आज ये आगे हम लोग इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। आइए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इसमें इसका रीजन क्या है। अब देखिए एक स्लाइड आपके सामने है। इस स्लाइड में एक पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि इस बिजनेस को लोग क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से इस बिजनेस के लिए तैयार नहीं होते। अब इसको थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि ये बात क्यों कही जा रही है कि क्योंकि वो बिजनेस के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं। उसका जो सबसे पहला चीज जो निकल के आता है कि जो लोग भी इस तरह से बिजनेस छोड़ते हैं, सबसे पहली चीज क्या होती है कि उनका इस बिजनेस के प्रति कोई समर्पण नहीं होता, कोई डेडिकेशन नहीं होता, इसके प्रति कोई लगाव नहीं होता है। सबसे पहले जब वो ज्वाइन करते हैं तो चूंकि बिजनेस के प्रति उनका लगाव नहीं है, तो लगाव नहीं होने की वजह से उनके पास एक इस बिजनेस के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती। और अटैचमेंट नहीं होती तो उनके अंदर क्या होता है ना, एक तुरंत इनकम की भावना आती है कि अगर मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया गया है तो मुझे तत्काल इनकम मिलना चाहिए, और वो तत्काल इनकम उनको नहीं मिलती है तो फिर वो थोड़े निराश हो जाते हैं, यानी कि उनमें धैर्य की कमी हो जाती है। पहला चीज तो है क्या कि उनके अंदर समर्पण की भावना नहीं है, दूसरा है कि उनके अंदर धैर्य की भावना नहीं है। आप गौर से देखेंगे तो आपकी टीम में इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो पूरी तरह से इस बिजनेस को, समर्पण का मेरा मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, एक हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति अगर मुस्लिम धर्म के मानने वाले व्यक्ति के अगर मस्जिद में अगर चला जाए, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस भावना से प्रणाम करेगा या नमस्कार करेगा। वो एक कर्तव्य निभाएगा, वो एक समर्पण की भावना से वो उस मंदिर या सॉरी उस मस्जिद में अपना शीश नहीं नवाएगा। उसको जस्ट एक खाना पूर्ति करना है कि भाई चलो ये एक पवित्र स्थान है तो मैंने इनको नमस्कार कर लिया। उसी तरह से कोई मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग जब किसी हिंदू धर्म के मंदिर में जाते हैं तो वो समर्पित भावना से वहां कोई अपना भाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। उसी तरीके से जब हम इस सिस्टम में वैसे लोगों को देखते हैं जो जल्दी से इस बिजनेस को छोड़ते हैं, उनका समर्पण भी वैसा ही होता है। अगर हम आज आपकी समर्पण की बात करें तो आप इस सिस्टम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेट है, पूरी तरह से समर्पित है, लेकिन नए व्यक्ति के साथ ये नहीं होती है। दूसरा चीज है कि उनके धैर्य चूक जाते हैं, धैर्य की कमी है जिसकी वजह से भी उनका ये सिस्टम के साथ लगाव नहीं रह पाता है। तीसरा है लोगों से बात करते वक्त उनकी एक घबराहट होती है। कोई भी व्यक्ति जब नया ज्वाइन करता है और जब इस सिस्टम की बात लोगों से करता है तो उसके अंदर एक हेजिटेशन होता है, एक घबराहट होता है, और इन सारी चीजों की वजह से वो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं कर पाता, बहुत देर तक टिक नहीं पाता है, और उसके सामने एक ही रास्ता निकलता है कि इस बिजनेस को छोड़ दिया जाए। और वो छोड़ना उसको आसान लगता है और वो आराम से इस बिजनेस को छोड़ देता है। तो पहला कारण ये है क्योंकि वो बिजनेस के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसीलिए उनके लिए इस बिजनेस को छोड़ना बहुत एक साधारण और सिंपल तरीका है कि भाई चलो हम पूरे झंझट से, पूरे झमेला से निकलते हैं क्योंकि मुझे ये बिजनेस समझ में नहीं आ रही। दूसरा कारण होता है कि उनकी जानकारी अधूरी रहती है। देखिए जब उनके अंदर समर्पण नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, धैर्य नहीं है, पैसेंस नहीं है, ये सारी चीजें अगर नहीं है तो निश्चित तौर पे अगर वो टिकना भी चाहें तो सबसे बड़ी चीज है कि उनके पास जानकारी नहीं, या अगर जानकारी है तो बहुत ही कम है या फिर आधी अधूरी है।
उतनी जानकारी से वो काम नहीं बनने वाला है। अब सबसे बड़ी चीज है कि वो जिस सिस्टम में आए हैं, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड के बिजनेस में है, सबसे पहले उनको डायरेक्ट सेलिंग चीज क्या है ये उनको अच्छी तरह से नहीं पता है। अब जब ये चीज पता नहीं है तो आगे का सफर उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अब आरसीएम बिजनेस को अगर उन्होंने ज्वाइन किया तो आरसीएम बिजनेस क्या है और ये आरसीएम बिजनेस कैसे काम करता है, ये चीजें भी उनको अच्छी तरह से पता नहीं। आरसीएम बिजनेस में कितने प्रोडक्ट हैं ये उनको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो बहुत कम प्रोडक्ट को व्यवहार करते हैं। 100 200 500 रुपए के प्रोडक्ट वो शुरुआत में लेते हैं। इसके वजह से उनको बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, उनके क्वालिटी उनके रेट के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इसके वजह से वो किसी को भी बताने में उनको घबराहट होती है, झिझक होती है, और सिस्टम को वो समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ कैलकुलेशन कैसे होता है, इनकम कैसे आता है, यहाँ पे रॉयल्टी और टेक्निकल कैसे होती है, क्योंकि शुरुआती दिनों में उनको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता है। और जब ये सारी चीजें पता नहीं होती है तो उनको सबसे बड़ी जो चीज जो उनका कमी होता है वो है कि नेटवर्क काम कैसे करता है। क्योंकि हम सबको पता है कि नेटवर्क के काम करने के लिए कुछ बेसिक्स काम होते हैं, जैसा हमारे आरसीएम में 6 बेसिक्स होता है कि जब भी हम इस नेटवर्क में आगे बढ़े तो कम से कम हमें 6 बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए कि हम 100% प्रोडक्ट यूज करें, लोगों से शेयर करें, हम लोगों का लिस्ट बढ़ाएं, फिर हम उनको प्लान शो करें, उनको मीटिंग में इन्वाइट करें और फाइनली हम उनका बिजनेस स्टार्ट करें। तो इन सारी चीजों की जानकारी के अभाव की वजह से उनके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि वो इस बिजनेस से क्विट कर जाए, क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर पाते हैं, लोगों को प्लान नहीं दिखा पाते हैं, और अगर कहीं बात भी करते हैं तो आधी अधूरी बात होती है और लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो उनके सामने इस बिजनेस से निकल जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। और जो तीसरा सबसे बड़ा जो अहम चीज है वो है कि उनकी दूरदृष्टि यहां काम नहीं करती, विजन यहां काम नहीं करता। वो कभी भी ये नहीं समझ पाते हैं कि आज जिस बिजनेस में वो है वो एक नेटवर्क बिजनेस है, और इस नेटवर्क बिजनेस में आज अगर वो नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर दें, यानी कि अपने लोगों का एक टीम तैयार करें, एक नेटवर्क तैयार करें, वो नेटवर्क आने वाले दिनों में उनको कितना बड़ा बिजनेस निकाल के दे सकता है। यानी कि आने वाले दिनों में वो काम नहीं भी करेंगे तो वो नेटवर्क उनको बहुत सारा इनकम दे सकता है, बहुत सारा पैसा दे सकता है, और जीवन के बहुत सारे सपनों को पूरा कर सकता है। ये विजन का अभाव होता है, नेटवर्क की ताकत को वो नहीं समझ पाते हैं, नेटवर्क बिल्ड करने की ताकत वो नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से इस बिजनेस में वो आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज होती है, उनको ये नहीं पता कि आने वाले समय में जो नेटवर्क बिजनेस है या जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इसका भविष्य क्या होने वाला है। आज जो भी व्यक्ति इस माहौल में है उनको ये पता है कि भाई आज हम बाजार से जो भी चीज ले रहे हैं उन चीजों का गारंटी के साथ ये कहना कि भाई ओरिजिनल है, ये बहुत संदेह की बात है, क्योंकि पैसा हम ओरिजिनल देते हैं लेकिन प्रोडक्ट हमें वहां से मिलावटी मिलता है। तो लोगों का ये विचार है कि भाई नेटवर्क बिजनेस वाले जो होते हैं ना उनका प्रोडक्ट ओरिजिनल होता है। और जैसा कि हमारे आरसीएम की अगर हम बात करें तो डेली यूज की वो तमाम प्रोडक्ट हमारे पास है जो एक आम घरों को लगता है, और बहुत सारे लोगों को ये पता है कि अगर हम आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होंगे। इसलिए आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोग नेटवर्क के साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। उसके साथ साथ लोगों को ये पता है कि 2 पैसे की यहाँ पे बचत भी होगी, क्योंकि पैसे भी सेव होंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ में आने लगा है कि एक साइड इनकम हमें चाहिए, एक एक्स्ट्रा इनकम का रास्ता हमें चाहिए, और वो एक्स्ट्रा इनकम हमें इस नेटवर्क में ही मिल सकता है। अगर हम नेटवर्क के साथ जुड़े रहेंगे तो इस तरह के इनकम की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। तो आने वाले दिनों में जो लोगों की एक रुझान जो नेटवर्क बिजनेस के साथ या डायरेक्ट सेलिंग के साथ आने वाली है, इन बातों से वो व्यक्ति अनजान रहता है, और अनजान रहने के वजह से ही इस बिजनेस को शुरुआती दौर में ही छोड़ के चला जाता है। जबकि वो टिका रहे तो ये सारी चीजें उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज है, डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास, जैसा कि अभी आपने फिक्की का रिपोर्ट देखा कि भारतवर्ष में आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग अगले 4 महीनों में 9 से 10 गुना ग्रोथ करने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले और 5-10 सालों में इस बिजनेस की कितनी बड़ी ऊंचाई और कितनी बड़ी पहुंच बढ़ने वाली है। तो ये सारी चीजों का जैसे ही लोगों के विजन में नहीं आता है, जैसे लोगों की दूरदृष्टि में नहीं आता है, उनके सामने सबसे आसान तरीका जो होता है वो तरीका होता है कि इस बिजनेस को छोड़ के चला जाए। जबकि आज आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना दिया है, यानी कि सरकारी रूप से इसको मान्यता मिल गई है, और हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग का एक कोर्स पढ़ाया जाने लगा है, यानी कि अब इसको धीरे धीरे मान्यता मिलने लगी है। आने वाले समय में समाज के लोग भी इसको मान्यता देने लग जाएंगे, यानी कि इनकम का एक वैकल्पिक व्यवस्था है, ये लोग मानना चालू कर देंगे। और जैसे ये मानना चालू कर देंगे ये बिजनेस की रफ्तार काफी तेज हो जाएगी।
इन सारी बातों से वो व्यक्ति अनजान रहता है जो कि शुरुआती दिनों में इस बिजनेस को छोड़ देगा। अब मैंने ये 3 कारण आपको बताए, इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मुख्य रूप से मैं क्योंकि समय की कमी की वजह से मैं आपको कुछ संक्षिप्त कारणों की ही व्याख्या मैं यहाँ पे कर पा रहा हूं। तो अब आप देख लें कि जब भी आपके टीम के कोई भी व्यक्ति बिजनेस को छोड़ते हैं या बिजनेस को नहीं करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि इन 3 कारणों में से कौन सा कारण उसका है, जिसकी वजह से उसने बिजनेस को क्विट किया या फिर वो करने का मन नहीं बना रहा। तो ये आप ध्यान से देखें कि जब भी कोई बिजनेस छोड़ता है, तो मुख्य रूप से ये सारे कारण शुरुआती दौर में उनके साथ होता है। एक सबसे बड़ा कारण इसमें और होता है, वो कारण है कि ये बिजनेस जो है ना, किसी की भी एंट्री बहुत ही आसानी से कर लेता है। यानी कि जब आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो ये ज्वाइनिंग फ्री होती है। कोई पैसा तो लगता नहीं, कोई पूंजी तो लगती नहीं। और जब पूंजी लगती नहीं है, तो जैसे वो व्यक्ति शुरुआत करता है बिजनेस को करने के लिए, 8-10 लोगों से जब वो बात करता है और जब सारे लोग उसको ना बोलते हैं या इनकार कर देते हैं, तो उसके सामने इस बिजनेस को छोड़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसका कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा है। उसने कुछ यहाँ पैसे तो लगाए नहीं, कुछ खोने के लिए तो उसके पास है नहीं। अब चूंकि कुछ खोना नहीं है, इसलिए उस व्यक्ति के पास सबसे आसान तरीका है कि बिजनेस को छोड़ दो या फिर बिजनेस को मत करो। अब ये जो कारण है, ये सबसे बड़ा कारण है। आप एक बात ध्यान से देखें, आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2 4 5 10 लाख 20 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन आप किसी ऐसे व्यापारी को देखें जिनका 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 2 महीना 4 महीना बिजनेस अगर नहीं चला हो और उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया हो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि मैं जिस बिजनेस में हूं, इस बिजनेस को धीरे धीरे बनने में समय लगेगा। ये 6 महीने साल भर तक टिके रहने से इस बिजनेस की रफ्तार आगे बढ़ेगी और फिर इसमें मैं बहुत सारे इनकम और बहुत सारे लाभ कमाऊंगा। और इसके वजह से वो बिजनेस को छोड़ते नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि उसमें उसकी पूंजी लगी है। उन्होंने बकायदे दुकान में फर्नीचर बना रखा है, दुकान का किराया दे रखा है, या दुकान का खरीदा उन्होंने खरीद कर रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, महाजनों से उधार ले रखा है। इतने सारे चीज उन्होंने ले रखे हैं कि जिम्मेदारी की बोझ तले वो दबे हैं और इस बिजनेस को छोड़ के वो बाहर नहीं जाते। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में चूंकि किसी तरह की जिम्मेदारी रहती नहीं है, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है, इसलिए बिजनेस को छोड़ना उनके लिए आसान होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कारण है कि फ्री एंट्री की वजह से लोगों के लिए इस बिजनेस से निकलना बहुत आसान हो जाता है। अब एक सबसे बड़ा सवाल है, जैसा कि अभी हमने सुना कि भाई 8-10 ना सुनने के बाद लोग इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं, या जो भी लोग इस बिजनेस से बाहर जाते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण होता है कि जब भी वो बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उनको ना सुनना पड़ता है। अब एक बात आपको मानना पड़ेगा कि आज हम सब लोग जो भी आज मीटिंग में बैठे हैं, या जो लोग भी इस नेटवर्क बिजनेस में शामिल होते हैं, उन सब लोगों को इस दौर से गुजरना पड़ता है। यानी कि बिना ना सुने तो आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। आज कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं होंगे जो ये कहते हुए कि सर आज तक मैंने बिजनेस शुरू करते हुए मुझे 2 साल 4 साल 5 साल हो गए, आज तक मैंने ना सुना ही नहीं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। लेकिन अब जब ये ना हर वक्त सुनना पड़ता है, और जो कोई भी इस बिजनेस में आते हैं उनको शुरुआत ना से होती है, तो एक बार हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ना क्यों सुनना पड़ता है, आखिर इसके पीछे राज क्या है, इसकी मिस्ट्री क्या है। और एक बार जब आप इसकी मिस्ट्री को समझ लेंगे, इसके राज को समझ लेंगे, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये बिजनेस बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही सरल तरीके से इस बिजनेस में आप आगे ग्रोथ करते चले जाएंगे। उस समय आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इस चीज को थोड़ा सा हम लोग अगली स्लाइड में इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर थोड़ी देर में अगर ये बंद हो जाए, तो आप एक बार पुनः शामिल हो जाएं, क्योंकि हमें पता है कि 40 मिनट के बाद ये एक बार अपने आप को रीस्टार्ट करता है। अब देखिए लोग ना क्यों बोलते हैं, इसके कुछ कारण को हम लोग थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। और जब तक हम इस बात को पूरी डीपली नहीं समझेंगे, तब तक हम इस ना वाले समस्याओं से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते हैं। और आगे चल के मैं इस पे बात करना चाहूंगा कि ना हमारे लिए समस्या नहीं, बल्कि ये वरदान है, और एक ऐसे वरदान है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ना बोलने के कारण की थोड़ी व्याख्या हम लोग करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए पहली बार जब आप किसी से बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति से जब आप बात करते हैं, तो आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें कि आपकी पहली प्रेजेंटेशन, यानी कि पहली बात कहते वक्त कोई भी आदमी आपको ध्यान से नहीं सुनता है। इसको फिर से समझने की कोशिश करें। जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ पहली बार अपने आरसीएम की प्लान की चर्चा करते हैं या नेटवर्क में ज्वाइन करने की बात करते हैं, तो ये बात 90% से ऊपर ऐसा संभव होता है कि वो व्यक्ति आपको ध्यान से नहीं सुन रहा है। अब चूंकि ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो वो आपकी बात समझ भी नहीं रहा है।
और जब उसने ध्यान से सुना ही नहीं और समझा ही नहीं, तो उसके सामने एक ही रास्ता होता है कि वो आपसे छुटकारा पा ले और वो आपको ना बोल दे। अब आप चिंतित हो जाते हैं कि उसने ना बोल दिया, क्योंकि आपको लगता है मैंने तो उसको सब कुछ बताया, उसको मैंने कैरियर बताई, उसको मैंने इनकम बताया, उसको मैंने प्रोडक्ट बताया, उसको मैंने सारी जानकारियां दी, लेकिन फिर उसने ना कह दिया। लेकिन आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि उसने तो आपकी बात को सुना ही नहीं, और जब सुना ही नहीं तो फिर वो समझेगा कहां से, और समझेगा नहीं तो उसके सामने तो एक ही रास्ता है ना, कि वो ना बोलेगा। तो ये कहीं ना कहीं परसेंटेज लोगों के साथ होता है कि लोग पहली बात ध्यान से सुनते नहीं, सिर्फ सुनने का नाटक करते हैं, जिसके वजह से उनको बात समझ में नहीं आती है, अच्छी बात होते हुए भी वो समझ नहीं पाते हैं, और उसके वजह से वो ना कहते हैं। दूसरा, चूंकि हम यानी कि जो भी हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो बिना सीखे अपनी बातों को बताना चालू करते हैं, और जब वो बिना सीखे नेटवर्क के गुण या नेटवर्क के तरीके को सीखे बिना जब वो अपनी बातों को बताते हैं, तो निश्चित है कि उनकी बातों में कोई आकर्षण नहीं होता है, उनकी बातें इंटरेस्टेड नहीं होती है, उनकी बातें एक बहुत ही अनमेच्योर्ड होती है, मतलब वो कहीं से भी किसी को आकर्षित नहीं कर पाता, यानी कि उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले पाता है। और ऐसा होने के बाद लोग थोड़ा उब जाते हैं, और उब जाने के बाद फिर वो ना कहना ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि आपने इधर उधर की बातें बताई, थोड़ी ऊपर की, थोड़ी नीचे की, थोड़ी बीच की, थोड़ी दाएं की, थोड़ी बाएं की, और आपके इस जो आधी अधूरी जानकारी की वजह से वो आदमी थोड़ा बोर हो जाता है, थोड़ा सा पजल हो जाता है, और वो बोलता है कि बाद में देखेंगे, अभी मुझे इस बिजनेस की कोई खास जरूरत नहीं है, मुझे ये बिजनेस नहीं करना है। और फिर आप चिंतित हो जाते हैं कि मैं इसमें क्या करूं, क्योंकि इसने तो मेरी बात सुनी नहीं। अब देखिए, पहली बात, जब उसने आपकी बात ध्यान से नहीं सुनी थी, उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनने के बाद जब वो बोलता है कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि उस चैप्टर को क्लोज नहीं करना है। आप बोले ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए, लगता है मुझे आज आप बिजी हैं, इसीलिए आप पूरी बात मेरी आप समझ नहीं पाए या सुन नहीं पाए। मैं एक बार ऐसा करता हूं, मैं 2 दिन बाद आपसे मिलता हूं, और 2 दिन बाद मैं इसी समय आपसे मिलता हूं। अगर वो व्यक्ति बोलता है हाँ बिल्कुल मिलो आप, तो जरूर आप 2 दिन बाद उससे मिलिए। हो सकता है दूसरी बार में वो आदमी गंभीर हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति दोबारा आया है तो किसी न किसी खास विषय और कुछ मकसद है तभी आया है, या इसमें कुछ रहस्य है, तो वो दूसरी बार हो सकता है आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए। या अगर वो बोले कि नहीं